योगी की राह पर मायावती, अखिलेश यादव को बड़ा झटका। यूपी में बदले सियासी समीकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। भारत की राजनीति में दलित नेतृत्व की भूमिका हमेशा से बहस का मुद्दा रही है। दलित अधिकार, सामाजिक न्याय और संवैधानिक समानता के नाम पर राजनीति करने वाले कई नेता वक्त वक्त पर बड़े और गंभीर मुद्दों पर अक्सर चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन हालिया घटनाक्रम बांग्लादेश में हिंदुओं, खासकर दलित हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हुआ और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, भारत में उस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि असली दलित नेतृत्व कौन कर रहा है। इसी संदर्भ में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का रुख उन्हें दूसरे दलित नेताओं से अलग खड़ा करता दिखाई पड़ रहा है। अनुच्छेद 370 के दौर में जम्मू कश्मीर में बसे दलित समुदाय, खासकर सफाई कर्मचारियों की हालत लंबे वक्त से चर्चा में रही। स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी पीआरसी से जुड़े नियमों की वजह से कई परिवारों को सिर्फ स्वीपर वर्ग तक सीमित कर दिया गया था। यह व्यवस्था न सिर्फ सामाजिक बल्कि संवैधानिक समानता के खिलाफ भी मानी गई। उस वक्त पूरे देश में दलित राजनीति करने वाले ज्यादातर नेता इस मुद्दे पर मुखर नहीं नजर आए। संसद में जब आर्टिकल 370 पर फैसला हुआ, तब मायावती उन चुनिंदा नेताओं में रही जिन्होंने सरकार के पक्ष में वोट देकर यह संकेत दे दिया कि यह फैसला दलितों के हित में भी है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न का मुद्दा 2024 के बाद 2025 में भी भारत की राजनीति में एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों की रिपोर्ट्स बढ़ी हैं और भारत में ये मुद्दा हिंदुत्व की राजनीति से जुड़कर चर्चा में भी आया। अब एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न चर्चा में है, जहां बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर, या कहें कि यही बहस बांग्लादेश को लेकर सामने आई, भारत को भी चिंता में डाल दिया। कई रिपोर्ट्स और राजनीतिक दावों में यह कहा गया कि इन घटनाओं का शिकार होने वालों में बड़ी संख्या में दलित हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, जो ऐतिहासिक कारणों की वजह से बांग्लादेश में रह गए थे। इसके बावजूद भारत की विपक्षी राजनीति का बड़ा हिस्सा इस मुद्दे पर खुलकर बोलता नहीं दिखा। विपक्ष की चुप्पी और सवाल। राजनीतिक विश्लेषकों का साफ कहना है कि जब फिलिस्तीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत में जमकर बयानबाजी होती है, तब बांग्लादेशी हिंदुओं के मामले में चुप्पी सवाल खड़े करती है। कई विपक्षी नेताओं के बयानों को लेकर अब भी विवाद बना हुआ है, जिनमें कहा गया कि बांग्लादेशी हिंदुओं का भारत से क्या लेना देना है। इस रवैये पर सत्ता पक्ष ने तगड़ा हमला बोला और इसे दोहरे मापदंड करार दिया। मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। वहीं अब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है, जो अप्रत्याशित ही लगता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को ललकारते हुए कहा कि बांग्लादेश में एक हिंदू की लिंचिंग हुई, पर विपक्ष बोल भी नहीं पाया, यानी कुछ भी नहीं बोला। गाजा में मुसलमानों के साथ यही अत्याचार होता है तो विपक्ष उस पर मुखर हो जाता है। योगी ने कहा, याद रखिए, जो लोग अभी बांग्लादेश के अत्याचार पर नहीं बोल रहे हैं, कल को जब यूपी सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर एक्शन लेगी तो इन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं होगा। योगी के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से तो हिंदुओं के उत्पीड़न पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने जरूर एक्स पर एक पोस्ट करके अपनी चिंता जताई। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान देखते हैं जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबान सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू
नहीं जलाया होता और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती यह वह भी जानता। वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद साफ है कि अक्सर अगर मुसलमानों के साथ कोई घटना सामने आती है तो पूरा विपक्ष चीखने और चिल्लाने लगता है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में उड़ीसा में जिस तरह से एक मुस्लिम युवक को मार दिया गया, उसके बाद सबसे ज्यादा जो शोर हुआ वो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। मायावती और जैसे नेताओं ने इसका विरोध भी किया। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से एक मुस्लिम युवक की हत्या उड़ीसा में हुई, उसको लेकर बीजेपी को घेरा, अमित शाह पर निशाना साधा, पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया। और इस बीच जम्मू कश्मीर से पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजाम मुफ्ती ने तो एक लंबा चौड़ा पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दिया और उन्होंने हिंदुस्तान को लिंचिस्तान तक करार दे दिया। और अब इस बीच कांग्रेस के भी कई नेताओं ने इस घटना को लेकर सीधे तौर पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि जो बजरंग दल है वो इसी बीजेपी की इकाई है। बजरंग दल हो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, जितने भी हिंदू संगठन हैं उनको भी निशाने पर लिया। लेकिन जब बात बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और खासतौर से दलितों पर हो रहे अत्याचार की बात सामने आती है तो पूरा विपक्ष मुंह में दही जमा लेता है और उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है। खासतौर से अगर बात की जाए राहुल गांधी की, राहुल गांधी अक्सर दलितों के लिए झंडा बुलंद करते हैं। झंडा बुलंद क्या करते हैं, कई दलितों के घर जाते हैं। जब भी भारत में किसी दलित के साथ कोई अत्याचार होता है तो सबसे ज्यादा चीख चिल्लाहट जो है वो कांग्रेसियों में राहुल गांधी ही करते हैं। लेकिन अब बांग्लादेश पर जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी जुबान सिल ली है, उसको लेकर कांग्रेस पर ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मायावती की। मायावती ने पिछले साल भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों की कड़ी निंदा की थी। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने इस उत्पीड़न को सिर्फ दलितों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि समस्त हिंदू समाज की बात भी की। भारत का विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर उत्पीड़न के मुद्दे पर ज्यादातर तटस्थ यानी कोई भी रुख नहीं दिखा रहे हैं या किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया। बीजेपी इसका मुख्य कारण मुस्लिम वोट बैंक को बता रही है, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो सबसे कमजोर कड़ी है वो मुस्लिम वोट बैंक है, इसलिए वो मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे। उदाहरण के लिए कांग्रेस ने इस मुद्दे पर संसद में कोई बड़ा बयान तक नहीं दिया, बल्कि संभल, हिंसा जैसे घरेलू मुद्दों पर फोकस किया, जहां मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया गया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी बांग्लादेश मुद्दे को बीजेपी की डाइवर्जन टैक्टिक्स बताया और भारत बांग्लादेश संबंधों का डिप्लोमेटिक मामला करार दिया था। विपक्षी दलों का मानना है कि इस मुद्दे पर बोलने से हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, जो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। बीजेपी समर्थक कहते हैं कि गाजा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जब भारत का उससे कोई लेना देना तक नहीं है, तब विपक्ष ने मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए उनके पक्ष में आवाज उठाई। इसलिए बांग्लादेश पर चुप्पी ना साधकर कम से कम दिखावे के लिए ही बैलेंसिंग एक्ट करना चाहिए। ये तटस्थता उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में और भी साफ है, जहां करीब 19% मुस्लिम वोटर है। 2024 लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने मुस्लिम, दलित, ओबीसी वोटों पर फोकस किया और बांग्लादेश मुद्दा उठाने से मुस्लिम वोटर्स में असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। कुल मिलाकर विपक्ष इस मुद्दे को बीजेपी का पोलराइजेशन टूल मानकर उससे दूरी बनाता रहा है। मायावती ने क्यों उठाया ये मुद्दा? मायावती ने बांग्लादेश मुद्दे पर कई बयान दिए। वैसे बांग्लादेश में पीड़ित हिंदुओं को लेकर आवाज उठाना सहज मानवीयता भी है, लेकिन 25 दिसंबर को सोशल मीडिया एक्स पर मायावती का लिखा हुआ पोस्ट ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बीजेपी की बात को दोहरा दिया हो। मायावती यूपी की राजनीति की चतुर खिलाड़ी रही हैं और एक बार फिर से पूरी तैयारी के साथ राज्य में छा जाने के लिए वो कोशिश कर रही हैं। जाहिर है कि इस तरह का बयान उन्होंने कुछ सोच समझकर ही दिया होगा। उन्होंने पिछले साल कहा था कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों, खासकर दलितों पर अत्याचार हो रहा है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो विपक्षी दल है इस पर चुप है, क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि सिर्फ कांग्रेस और सपा के नेताओं को सिर्फ संभल की फिक्र रहती है। उन्होंने कांग्रेस को बंटवारे के दौरान गलती का जिम्मेदार भी ठहराया, जिससे दलित बांग्लादेश में फंस गए और अब उन पर अत्याचार किया जा रहा है। यानी बांग्लादेश में सबसे बड़ा अगर पीड़ित कोई समुदाय है तो वो दलित समुदाय है। मायावती ने केंद्र से दलित हिंदुओं को भारत वापस लाने की और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।
मायावती के लिए यह स्टैंड नुकसानदायक होने की बजाय फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन कुछ रिस्क भी है। दलितों का बड़ा हिस्सा हिंदू है और बांग्लादेश मुद्दा उन्हें भावनात्मक रूप से अपील करता है। इससे बीएसपी का आधार मजबूत हो सकता है, खासकर पूर्वांचल में जहां बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा पुराना है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर हमला करके मायावती बीएसपी को असली दलित पार्टी के रूप में एक बार फिर से स्थापित कर रही हैं। मुस्लिम वोट बीएसपी से पहले ही दूर जा चुका है। 2024 में मुस्लिम सपोर्ट एसपी की तरफ शिफ्ट हुआ, इसलिए मायावती को नुकसान कम, फायदा ज्यादा दिख रहा है। इसलिए अब वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही हैं, यानी एक बार फिर अपनी ही राजनीति के चक्रव्यूह में पूरी तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में एक नैरेटिव सेट कर दिया है और ये नैरेटिव है हिंदुत्व, यानी इस बार का चुनाव भी हिंदुत्व पर ही होने वाला है। हिंदुओं की एकजुटता ही बीजेपी का असल मकसद है, चाहे इसमें फिर वो दलित हो या किसी भी समुदाय के हो, ओबीसी हो या पीडीए का जो कट भी यहाँ पर जो काट निकाला गया वो भी हिंदुत्व है। यानी सभी हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम बीजेपी ने अभी से यूपी में शुरू कर दी है और अब सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर मायावती भी चलती हुई नजर आ रही हैं। मायावती जो अपना छिटका हुआ वोट बैंक है उसे फिर से वापस लाने के लिए अंदर खाने बैठकें कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, लगातार कोऑर्डिनेशंस की मीटिंग हो रही है। बीएसपी की अभी हाल फिलहाल में अगर देखें एक हफ्ते में 4 बैठकें हुई हैं, लेकिन इन्हें मीडिया में नहीं लाया गया क्योंकि अक्सर मायावती मीडिया में सिर्फ वही खबर पहुंचाती हैं जो उनके फायदे के लिए होती है। अंदर खाने अपने संगठन को समेटने के लिए और बड़े बड़े नेताओं की नियुक्ति के लिए वो बैठकें कर रही है, किसे क्या जिम्मेदारी देनी है, ये भी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिससे साफ हो जाता है कि बीजेपी और मायावती यहाँ पर सही ट्रैक पर चल रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से भटके हुए नजर आ रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।